हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे दल परिवर्तन कानून की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संसद तथा विधायक द्वारा एक दल से दूसरे दल में जाने पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसके तहत जो है कि संविधान के 4 अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया तथा एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप बढ़िया से याद कर लें। इसके बाद इस अधिनियम को दल बदल कानून कहा गया। ठीक है, इस कानून के निम्न प्रावधान की बात करें तो इसमें कहा गया कि किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है अयोग्य माना जाएगा यदि वह अपने मन से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ता है। इसके अलावा यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत या मतदान करता है तो वह अयोग्य माना जाएगा। इसके अलावा यदि मतदान में अनुपस्थित रहता है या राजनीतिक दल से उसने 15 दिन के भीतर क्षमादान ना पाया हो तो वह अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, वहीं निर्दलीय सदस्य की बात करें तो इसमें कहा गया कि जो बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए चुना जाता है और चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो वह अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, वहीं नाम निर्देशित सदस्य की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सदन का नाम निर्देशित सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो वह जो कि अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, जिसे नामित किया गया हो। वहीं अपवाद की बात करें तो दल परिवर्तन कानून 2 मामलों में लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट तब माना जाता है जब 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल की गठन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, इस आधार पर अब कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुनने जाने पर अपने दल की सदस्यता अपने मन से छोड़ देता है या अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता को फिर से ग्रहण करता है तो अयोग्य नहीं माना जाएगा। वहीं अयोग्यता के निर्धारण की शक्ति की बात करें तो इसमें कहा गया है कि दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय जो है कि सदन का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और इसका निर्णय जो है कि अंतिम होता है। लेकिन दोस्तों की हो तो होलोहन आपने पढ़ा होगा मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा नियम बनाने की शक्ति की बात करें तो किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है और ऐसे नियम सदन के समक्ष 3 दिन के लिए रखा जाता है और सदन नियमों को जो है कि स्वीकार कर सकता है और इसमें सुधार कर सकता है और इसे जो कि मना भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा किसी सदस्य द्वारा शिकायत की गई हो उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य होता है इस दल परिवर्तन कानून में और इसके पश्चात जो कि विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजा जाता है जो भी मामला होता है दल परिवर्तन कानून से। ठीक है, दोस्तों अब बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण भागों की। ठीक है, किसमें कौन सा भाग है, जैसे कि भाग 1 में संवैधानिक ढांचा की बात करें तो इसमें जो है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषता, प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, संविधान की मूल संरचना जो है कि संवैधानिक ढांचा में आता है भाग 1 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद कर लेना। वहीं भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में सरकार की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रावधान है। इसमें संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, राज्यों का जो होता है और आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, वहीं भाग 3 में केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान है। इसमें जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंत्रिपरिषद, मंडलीय समितियां और संसदीय समितियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका जो है कि भाग 3 में आता है। ठीक है, वहीं भाग 4 में जो है कि राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, ठीक है,
अधीनस्थ न्यायालय और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है भाग 4 में। ठीक है, भाग 5 की बात करें तो इसमें जो कि स्थानीय सरकार के बारे में प्रावधान है, पंचायती राज, नगर निगम के बारे में जो है कि बताया गया है। वहीं भाग 6 में केंद्र शासित और विशेष क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश और अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 7 में संवैधानिक निकायों के बारे में बताया गया है। इसमें निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ठीक है, भारतीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कि भाग 7 में आते हैं। इसके अलावा भाग 8 की बात करें तो इसमें जो कि गैर संवैधानिक निकाय हैं, इसमें जो कि नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्र सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, ठीक है। मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और ऐसे भी पूछा जाता है, बताइए इसमें कौन सी गैर संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। वहीं भाग 9 में अन्य संवैधानिक आयाम से संबंधित प्रावधान है। इसमें सरकारी समितियां, राज्य भाषा, लोक सेवाएं, सरकार के अधिकार और दायित्व, विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है। वहीं भाग 10 में राजनीतिक गतिशीलता से संबंधित प्रावधान। इसमें राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, निर्वाचन, चुनाव कानून, चुनाव सुधार, मतदान व्यवहार, गठबंधन सरकार, दल परिवर्तन कानून से संबंधित इसमें बताया गया है भाग 10 में, ठीक है। वहीं भाग 11 में जो कि संविधान की कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया है, इसमें संसदीय कार्यवाही के बारे में बताया गया है। इसके अलावा राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो इसमें जो है कि आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में 50 सदस्य होते हैं। इसमें जो कि 8 मनोनीत होते हैं और टोटल 58 सदस्य होते हैं। इसके अलावा बिहार की विधान परिषद में 63 सदस्य होते हैं। इसमें जो कि 12 मनोनीत होते हैं, टोटल लोग 75 होते हैं, ठीक है। वहीं कर्नाटक के विधान परिषद में जो कि 64 सदस्य होते हैं, 11 मनोनीत होते हैं और टोटल 75 होते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के विधान परिषद में 66 सदस्य होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं, टोटल 78 होते हैं। तेलंगाना की विधान परिषद में यहाँ पे सदस्य संख्या 34 है, 6 मनोनीत होते हैं और टोटल 40 होते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की बात करें तो टोटल यहाँ पे जो है कि 100 होते हैं, 90 सदस्य होते हैं और 10 लोगों को मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों संसद का एक इम्पोर्टेंट भाग छूट गया था, उसके बारे में यदि बात करें तो प्रश्नकाल के बारे में बात करें तो संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं, ठीक है। वहीं शून्यकाल की बात करें तो प्रश्नकाल की तरह तत्काल सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मामलों को उठाने के लिए सदस्यों के लिए औपचारिक उपकरण होता है। दोस्तों शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रस्ताव की बात करें तो जो है कि लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना जो है कि पास नहीं होता है कोई भी प्रस्ताव। इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात करें तो जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यदि हटाना हो तो प्रस्ताव पास किया जाता है, ठीक है। वहीं कटौती प्रस्ताव की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे साधारण कटौती प्रस्ताव किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है, इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी हो तब इसे मतदान के लिए रखा जाता है। वहीं कंगारू कटौती की बात करें तो इसमें केवल महत्वपूर्ण खंड पर ही बहस और मतदान होता है। गिलोटिन प्रस्ताव की बात करें तो इसमें जो कि जब विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। वहीं विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात करें तो इसमें जो कि किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर लाया जाता है, ठीक है। वहीं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से ही किसी मंत्री का ध्यान आकर्षण करता है, जो कि लोक महत्व के मामले के लिए होता है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो यह किसी अभिलंब लोक महत्व के मामले पर चर्चा के लिए रखा जाता है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है, जिसके लिए 50 सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य होता है। वहीं विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो सरकार को कभी-कभी स्वयं का बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। आधे घंटे की बहस की बात करें तो लोक महत्व के मामले पर चर्चा के लिए अध्यक्ष बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित करते हैं, ठीक है। अल्पकालिक चर्चा की बात करें तो इसे 2 घंटे का चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। संसद सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर बहस करते हैं इसमें। वहीं निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में डिफरेंस की बात करें तो लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में जो है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। वहीं निंदा प्रस्ताव में या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। वहीं निंदा प्रस्ताव में यह मंत्रिपरिषद के कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव में जो है कि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।